है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक हूँ, आई होप आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे और चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। मेरी तबीयत भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, तो मैं अच्छे से क्लास बना पाऊँगी आज। ओके, तो आपको पता ही है, हम यूनिट 2 का चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे, मुद्रा और मुद्रा आपूर्ति। इसमें हमने मुद्रा के कार्य, गुण और दोष कल देख लिए थे। अब तो आज मैंने आपको बताया था कि मैंने बोला था आपको कि कल मैं आपको ग्रेशम का नियम करवाऊंगी। तो अब हम ग्रेशम का नियम करते हैं। ठीक है, ग्रेशम के नियम में कुछ नहीं, डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। अब आप बोलोगे बुरी मुद्रा क्या होती है, अच्छी मुद्रा को चलन से कैसे बाहर करती है, तो मैं इसको आपको नॉर्मल से एग्जाम्पल के तहत बताऊँगी। जैसे कि आप सोचो कि आपके पास एक फटा हुआ 500 का नोट है और एक बहुत अच्छा 500 का नोट है ना। तो अगर आपको कुछ परचेज करने जाना है मार्केट में, तो आप जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, उसको फटा हुआ 500 का नोट दोगे कि अच्छा 500 का नोट दोगे? ऑब्वियसली कोई भी होगा तो वो फटा हुआ नोट पहले निकालेगा, और जो अच्छा वाला नोट होगा वो तो उसके पॉकेट में रह जाएगा। और जो वो शॉपकीपर है, अगर वो भी उससे किसी थोक विक्रेता से माल खरीदने जाएगा, या फिर उसको कुछ भी परचेस करना होगा खुद से, या फिर उसके मतलब घर में किसी को कुछ पैसे देना होगा, तो वो कौन सा नोट देगा? तो वो भी ऑब्वियसली वो जो फटा हुआ नोट होगा वो उसको यूज़ करेगा, और जो अच्छा नोट होगा वो भी अपने शॉप में रख देगा, उसको मतलब कि अपने स्टोर करके रख देगा। तो आप समझ रहे हैं ना, जैसे कि वो जो फटा हुआ नोट है वो तो मार्केट में चल रहा है, अच्छे से सर्कुलेट हो रहा है, एक आदमी से दूसरे आदमी के पास, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास वो जाता रह रहा है। लेकिन जो वो अच्छा नोट जो आपकी पॉकेट में था वो आपकी पॉकेट में पड़ा रह गया, और जो शॉपकीपर के पास अच्छे नोट थे वो शॉपकीपर के पास ही पड़े हुए रह गए। तो इससे समझ में आया कि अच्छा हुआ नोट पड़ा रह गया, वो तो चलन से बाहर हो गया, लेकिन वो जो फटा हुआ नोट है वो सर्कुलेशन में आ गया। बुरी मुद्रा जो होती है ना वो अच्छी मुद्रा को, क्योंकि अगर वो फटा हुआ नोट नहीं होता, अगर वो केवल अच्छा वाला नोट ही होता तो वो अच्छा वाले नोट को ऑब्वियसली शॉपकीपर को देता, और अच्छा शॉपकीपर भी जिसके उसके पास फटा हुआ नोट नहीं आता तो वो अच्छा वाला नोट आगे देता, तो वो अच्छी मुद्रा चलन में होती है। लेकिन जब वो बुरी मुद्रा आई, वो फटा हुआ नोट आया मार्केट में, देन उसने अच्छी वाले नोट को भी मार्केट में चलन से बाहर कर दिया। उसी तरह से बुरी मुद्रा का मतलब ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, क्योंकि ये जो नॉर्मल एग्जाम्पल होते हैं ना, इनके बेसिस पे ना आप इकोनॉमी को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखिए। जैसे कि मैंने आपको आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास और सतत विकास वाला कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें मैंने आपको फैमिली को कंपेयर करके बताया था कि एक फैमिली में ये, एक फैमिली में वो, और आर्थिक विकास, और एक फैमिली में सतत विकास। तो कौन सी फैमिली ज़्यादा टाइम तक, लंबे समय तक ग्रोथ करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करेगी, इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था। उसी तरह से आप अपनी फैमिली के अंदर, अपने अराउंड, अपनी सोसाइटी में, या फिर आप कभी शॉपकीपर के पास जाओ तो दुकान पे वगैरह, तो ये सारी चीज़ें ना आप इंप्लीमेंट करके देखिए अपनी लाइफ पे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहेगी इकोनॉमी। और इकोनॉमी ऐसा नहीं कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको एक सब्जेक्ट के टॉपिक पढ़ना है, नहीं, इकोनॉमी हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको लाइफ में कभी ना कभी इकोनॉमी की नॉलेज की ज़रूरत होती ही है, सच में होती है। देखो मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको, एग्जांपल बताती हूँ। मेरा एक कॉलेज टाइम में मेरा एक फ्रेंड था, है ना, मेरा एक फ्रेंड था, तो उसका क्या हुआ था, वो यूट्यूबर था, तो वो अच्छी खासी इनकम जनरेट कर लेता था यूट्यूब से। तो उसने क्या GST नंबर ले रखा था, उसने CA हायर कर रखा था, उसने उससे GST नंबर ले रखा था, ठीक है। तो वो हमेशा ही उसका CA, उसका GST पे करता था और ITR फाइल करता था। उसको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं था, क्योंकि उसको इकोनॉमी की नॉलेज नहीं थी ना, क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड से आते थे हम, तो हमारा मैथ्स था, तो हम उस बैकग्राउंड से आते थे, तो हमारे साइंस में था, तो हम उसको भी इकोनॉमी का, तो ना ही मुझे इतना कुछ इकोनॉमी का नॉलेज था, और किसी को भी नहीं था हमारे ग्रुप में, ठीक है। तो वो GST वगैरह पे करता था, ITR फाइल करता था, लेकिन हमारे एग्ज़ाम्स पर्पज़ की वजह से और कॉलेज की थोड़ी हायर स्टडी की वजह से उसने को अपना चैनल थोड़ा सा बंद करना पड़ा, तो उसकी इनकम इतनी होने नहीं लगी फिर, तो वो इतना एक्टिव ही नहीं रहता था, और ना ही कोई प्रमोशन वगैरह करता था, उसकी इनकम इतनी होती नहीं थी फिर। तो उसको ना अपना GST नंबर बंद करना था कि मैं, जब मेरी इतनी इनकम हो ही नहीं थी तो मैं किस चीज़ का GST पे करूँ, वही चीज़ होती है ना। तो उसको GST पे करना, और ओबियसली उसको मतलब बहुत कम ही वीडियो डाल पाता, कुछ भी नहीं डाल पाता था, ना के बराबर, क्योंकि हायर स्टडी में एक बार आके ना फिर वो बंदा अपनी जो परमानेंट करियर पर उसी पर ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है। तो उसने ना उसको बंद करने की, तो उसकी इनकम नहीं होती थी, तो उसने GST नंबर बंद करने की सोचा। तो ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने CA को भी, मतलब 2 महीने हो गए थे, वो CA से भी उसने अपना जो GST नंबर और पासवर्ड वगैरह ले लिए थे, और उसको भी मतलब जब CA को वो खुद की उसकी सैलरी नहीं देता था, तो ऑब्वियसली CA ने भी बता उसका पासवर्ड और उसके नंबर उसको दे दिए कि मतलब आप देख लेना, अब तो आप बंद करवा लेना इसको, ठीक है। तो
ऐसा हुआ था। तो उसने कहा ठीक है मैं बंद करवा दूंगा। तो उसने क्या किया कि 2 महीने का बिना ITR फाइल किए हुए और अपने जो है ना एप्लीकेशन डाल दी GST नंबर बंद करने की। अब एप्लीकेशन डाल दी तो एप्लीकेशन एक्सेप्टिंग, उसको लगा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई होगी, लेकिन हो ही नहीं, 3 महीने हो गए। उसके बाद फिर एक मेल आया था उसके पास, जो कि उसमें बताया गया था कि आपने अपना ITR फाइल नहीं किया तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई थी, बंद होने की। और अगर आप नहीं फाइल करोगे 2 महीने तो हो गए, और नहीं फाइल करोगे तो आपके घर पर नोटिस आएगा। नोटिस आने के बाद तो फिर आपको पता है वकील करके फिर हमें जवाब देना पड़ता है, सारी चीज़ें प्रूफ समय दिखानी पड़ती है, अपनी क्या दिक्कत थी सबको समझाना पड़ता है। और उसमें भी गलती अपनी होती क्योंकि अपन ने ITR फाइल नहीं किया है। तो मतलब कि वो पूरी तरह से अपने CA पे डिपेंड था कि GST भी वही पे करेगा और ITR भी वही फाइल करेगा। तो अब क्या पता, मतलब अब हमें जब किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है तो हमें भी नहीं पता है कि उस CA ने कितना पैसा पे करा, क्योंकि जब उसकी इनकम बिल्कुल नहीं हुई थी तब तो ITR वैसे 0 रुपये का फाइल होता है, कुछ नहीं लगाना पड़ता है, आपको कुछ भी नहीं देना पड़ता है। लेकिन उसका 2 महीने का ITR स्किप हो गया था तो उसको फ़ाइन फीस देनी पड़ी, जिसमें से 250 रुपये, मतलब करीबन 500 रुपये उसको फ़ाइन लगा था 2 महीने का ITR फाइल करना था। उसके बाद अगले महीने उसे फिर अपना GST नंबर बंद करने के लिए एप्लीकेशन डालनी पड़ी और उसका GST नंबर तब जाके बंद हुआ। तो मेरे कहने का पूरी स्टोरी का मतलब ये मोटिव यही था कि आपको ना इकोनॉमी का नॉलेज इसलिए नहीं लेना है कि आपको कोई अच्छी सी पोस्ट पे जाना है, फिर आपको कुछ हासिल करना है, जैसे कि आपको इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह, ये चीज़ें तो सेकेंडरी है। लेकिन इकोनॉमी इंसान को इसलिए भी पढ़नी चाहिए कि वो अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसे चीज़ों में फंस जाता है। जब मुझे लगता है कि अगर मुझे इस चीज़ का नॉलेज होता तो शायद मैं इतना ठगा नहीं जाता और मैं खुद ही अपनी चीज़ें कर लेता। केवल मुझे सिर्फ CA को एक बार पैसे तक मेरे को केवल GST नंबर लेना था और मेरे को GST नंबर निकलवाना था, जो मैं कहीं से भी निकलवा सकता था, एक साइट से भी निकलवा सकता है, गवर्नमेंट की साइट से, जो काफ़ी अच्छे होता है, काफ़ी अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें ना हमें, मतलब हमें क्या पता CA ने कितनी सैलरी ली, उसने कितना GST पे किया, कितना ITR, क्योंकि उस चीज़ के बारे में हमें कोई नॉलेज ही नहीं होता है और CA पता नहीं कितना क्या करता है। तो वो चीज़ें ना हम ठग जाते हैं उस चीज़ों में। तो हमें थोड़ा बहुत नॉलेज इन चीज़ों का होना चाहिए। इकोनॉमी का नॉलेज हमेशा ही होना चाहिए एक इंसान को, क्योंकि लाइफ में हर एक घड़ी पे, हर एक मुकाम पे आपको इकोनॉमी काफ़ी ये काम आएगी। और मैं कह रही हूँ गारंटी के साथ, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगो या ना लगो, लेकिन आप एक अच्छी खासी पोस्ट पे, मतलब कि आप प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट में छोटे मोटे, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप अगर इकोनॉमी का नॉलेज हुआ ना आपका, तो आप मतलब बड़े आदमी ज़रूर अमीर आदमी ज़रूर बन जाओगे। क्योंकि इकोनॉमी का नॉलेज है ना, इसमें शेयर मार्केट से लेकर हर चीज़ पढ़ाई जाती है और मैं आपको सब चीज़ें समझाऊंगी। मैं अपनी क्लास में आपको सारी चीज़ को नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगी और सबको एक्सप्लेन भी करूँगी, जिससे कि आपको पता चलेगा कि शेयर मार्केट में कैसे, कहाँ क्या होता है, कैसे नहीं होता है, कैसे स्किप करना है, कैसे वहाँ पे डालना है, मतलब सारी चीज़। इतना मुझे भी नॉलेज नहीं है, देखो मैं भी पढ़ के बताऊँगी। तो ये तो मैं कोई ज्ञाता नहीं हूँ, या फिर मैं खुद भगवान भी आके नहीं बता सकते कि भाई आपको इतना इसमें डालना है, इतना ये करना है, तो फिर मैं कौन सी चीज़ हूँ। आजकल तो ऐसा है कि कोई भी मार्केट कभी भी बूम कर जाता है और कोई भी मार्केट कभी भी नीचे गिर जाता है, तो कोई भी किसी को कुछ नहीं बता सकता है। हाँ, लेकिन मैं आपको सब चीज़ का नॉलेज ज़रूर दूंगी, किसमें ये होता है, इसमें वो होता है, किसमें क्या होता है, तो आपको क्या चीज़ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप मेरी क्लासेस प्रॉपर लेना और नोट्स प्रॉपर बनाना प्लीज़। मैं नोट्स इसीलिए आपको बताती हूँ कि आप नोट्स बना पाओ, और इस चीज़ का फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा होगा, सच कह रही हूँ मैं, लाइफ में। क्योंकि अगर आप बुक्स पढ़ते जाओगे, अगर आप क्लास भी लेते जाओगे, आप कुछ भी करोगे ना, तो आप इसमें अगर आपको रिवीजन करना होगा ना, तो आपको वो चीज़ काफ़ी लेंथी लगेगी। मेरे साथ हुआ ऐसा, जब मैंने स्टार्टिंग में अपने नोट्स प्रिपेयर नहीं किया तो मैंने एक साथ पहले UPSC की फिल्म्स दे रखी है मैंने, जिसमें मेरा जो GS का पेपर था वो तो काफ़ी अच्छा गया था, लेकिन CSET में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया था। तो इस वजह से शायद मैं रह गई, और मेरा थोड़ा GS में मार्क्स भी थोड़े से कम थे, तो मैं इससे चूक गई। तो मैं आपको यही बोल रही हूँ कि अगर आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी है, मतलब आप इतनी बड़ी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो UPSC की, देन आपको नोट्स प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इतनी बड़ी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप किसी दूसरे पे भरोसा तो कर ही नहीं सकते, चाहे वो कोचिंग के नोट्स हो, चाहे वो किसी भी संस्थान या फिर किसी भी टॉपर वगैरह के नोट्स हो, क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है और सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर होती है। और खुद जो इंसान खुद समझ के लिखता है वो बात अलग होती है, कि उसे कितना लिखना है, क्या लिखना है, वो सब चीज़ें मैटर नहीं करती है। मतलब कि आपको खुद को नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए, क्योंकि आपका लिखा हुआ आपको हमेशा याद रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। आप दूसरों के नोट्स से एक सजी ले सकते हो कि हाँ मुझे इस तरह से नोट्स बनाना है। मैं कह रही हूँ मेरे नोट्स से भी आपको पूरा नहीं लिखना है। आपको लगता है कि हाँ मुझे इतना सा लिखने में मुझे पूरी लाइन याद हो जाती, तो आपको उतना ज़्यादा लेंदी नोट्स नहीं बनाने। हो सकता है मेरे नोट्स से आपको ज़्यादा लेंदी लगे, मैं खुद बोल रही हूँ सामने से, क्योंकि मेरे को क्या है कि मैं थोड़ा सा मुझे ना ऐसा होता है कि मैं भूल जाती हूँ कि मुझे इसके अंदर क्या लिखना है, तो मैं थोड़ा सा ब्रैकेट में उसको थोड़ा सा लिख देती हूँ, ताकि मुझे उस चीज़ का आइडिया आ जाए, हाँ मुझे इसके अंदर ये लिखना था, ताकि जो ना उसको एक्सप्लेन करने में मेरी तरफ से कोई मिस्टेक ना हो। और जो न्यूज़ में आता रहता है ना, तो मैं उससे भी उसको मॉडिफाई कर पाऊँ अच्छे से, इसलिए मैं लिख देती हूँ। और आपको अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी, और आप केवल टॉपिक देख के आप पूरा ही लिख सकते हो उसके बारे में, तो फिर तो बहुत अच्छा है।
ठीक है। तो ये हमारा ग्रीष्म का नियम खत्म हो गया और उसमें मैंने आपको कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा ही बोल रही हूँ, तो आई एम सॉरी, मैंने आपका टाइम लिया हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन मैं आपको समझा रही थी बस ऐसे ही, ठीक है। और अब हम देखेंगे मनी के प्रकार। मनी के प्रकार भी मतलब मनी बहुत सारे टाइप की होती है। ये मनी के प्रकार नहीं, जैसे मुद्रा के प्रकार नहीं, एक तरह से कि मुद्राएं कौन कौन सी मुद्राएं है, ये खुद में ऐसी मुद्राएं होती है। जैसे कि फिएट मनी। फिएट मनी क्या होती है? जब किसी देश में बिना कोई गारंटी रखे सोना आदि केवल सरकार के भरोसे ही नोट छाप दिए जाते थे, तो उनको फिएट मनी कहते हैं। पूरी दुनिया में फिएट मनी है, सभी देशों में। भारत में करेंसी नोट और सिक्के फिएट मनी के उदाहरण है। मैं आपको फिएट मनी बताती हूँ। अगर आपको लगता हुआ कि जैसे कि देश में इतना सोना रखने के बाद उतना जितना सोना होता है उतने ही रुपए के नोट छापे जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आप गांव में जाओगे, बुजुर्गों से पूछोगे, तो बुजुर्ग के लोग मतलब ये जो है ना, गांव के लोग यही जवाब देंगे आपको कि हाँ जतरो मतलब जितना, ऐसा बोलते हैं ना, जितना सोना पड़ा रहता है उतना ही नोट छाप सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो नोट होते हैं ना वो केवल एक बार रखा था सोना, स्टार्टिंग में रखा था हमारे लिए। अभी तक वो केवल उतना ही रखा हुआ है, क्योंकि वो नोट तो काफ़ी करोड़ों में छापे जा चुके हैं, लेकिन वो सोना जो है ना वो शायद 250 किलो 250 लेके 150 किलोग्राम इतना ही रखा हुआ है अभी केवल आरबीआई के पास, और नोट तो काफ़ी छाप रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जितना सोना रखेंगे, एक तराजू में सोना रखेंगे और उतनी कीमत के बराबर ही हम नोट छाप सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो केवल सरकार के ऊपर डिपेंड करता है और आरबीआई के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार के भरोसे सरकार बोल देगी आरबीआई को आपको इतने नोट छापना है तो आरबीआई छाप देगी, ऐसा कुछ नहीं है। और जो सिक्के होते हैं, सिक्के और 1 रुपये का नोट तो आपको पता है गवर्नमेंट ही छापती है, तो वो गवर्नमेंट कभी भी कितना ही छाप देती है। और पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है कि केवल भारत में पर्टिकुलर होता है, ऐसा होता है कि पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। सारे देश, कोई भी देश ले लो आप, चाहे कितना ही बड़ा देश और कितना ही छोटा देश ले लो, सभी में ये होता है कि वो केवल पुरानी धारणा थी, और ऐसा कुछ नहीं है कि जितना सोना होगा उतने ही नोट छापे जाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मतलब गारंटी के तौर पर रखा जाता है सोना और इतनी आरबीआई नोट छापती नहीं। अब ऐसा कुछ नहीं है, पहले था, स्टार्टिंग में था, जब पहले एक बार ही रखा था वो सोना, उसके बाद तो काफ़ी नोट छापे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी फिएट मनी। उसके बाद थी फुल बॉडी मनी, मतलब कि पूर्ण मुद्रा मनी। मुद्रा की कोई का जिसका अंकित मूल्य का मुद्रा का आंतरिक मूल्य बराबर हो तो उसे फिएट मनी कहते हैं। जैसे 10 रुपये का सिक्का पिघलाने पर प्राप्त हुई धातु को 10 रुपये में बिक जाए तो उसे कहेंगे हम फुल बॉडी मनी। अतः मुद्रा मूल्य बराबर वस्तु मूल्य। वर्तमान में फुल बॉडी मनी नहीं बनता है, जैसे कागजी मुद्रा फिएट मनी है, न कि फुल बॉडी मनी। सिक्के फुल बॉडी मनी है, वर्तमान के सिक्के फुल बॉडी मनी भी नहीं है। फुल बॉडी मनी किसे कहते हैं कि जैसे कि सिक्के का मतलब कि नोट के ऊपर लिखा है 500 रुपये, अगर 500 रुपये का नोट है, लेकिन उसको बनाने में अगर 500 रुपये की लागत आ रही हो, कि अगर वो कागज़ भी अगर 500 रुपये का मिल रहा है, उसकी छपाई वगैरह ऐसा कुल मिला के पूरा 500 का खर्चा आ रहा, तो उसे बोलते हैं फुल बॉडी मनी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 500 रुपये का नोट आप बिलीव नहीं करोगे, उस 500 रुपये का नोट को बनाने में केवल सरकार को 10 रुपये का खर्चा आता है। 10 रुपये का भी ज़्यादा से ज़्यादा आता होगा, उसकी छपाई कागज़ वगैरह सब कुछ करके भी सरकार को कम से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मान लो 10 रुपये से ज़्यादा का खर्चा नहीं आता है, तो वो फुल बॉडी मनी होगा। और सिक्के जो थे पहले जो बनते थे, जैसे कि आपको पता है पहले 1 रुपये का सिक्का कितना बड़ा आता था, 2 रुपये के सिक्के कितने बड़े आते थे, तो लोग क्या करते थे, काला बाजारी कर लेते थे। लोग रोज उन सिक्कों को पिघला के जो स्टील होती थी ना, उस स्टील को बेचकर मार्केट से पैसा ले लेते थे, क्योंकि उतना जितने पैसे का सिक्का था उससे थोड़ा सा ज़्यादा कुछ ज़्यादा करके पैसा उनको मिल जाता था, तो वो ऐसी काला बाजारी करते थे कि वो सिक्के बहुत सारे ले लेते थे लोगों से, और उनको पिघला कर, जैसे आपको पता हो कि मार्केट में कुछ 100 रुपये के नोट की बजाय बहुत पहले 90 रुपये के सिक्के ले लेते थे, 90 सिक्के ले लेते थे। आपको पता हो कि सिक्के के बदले में 100 रुपये के नोट देते थे, 90 सिक्के देके वो क्या करते थे कि उनको पिघला के ना स्टील बना लेते थे। तो वो स्टील को आपको पता है काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है, तो कोई भी जो इंडस्ट्री वाले वो स्टील खरीद लेते थे, और खरीदने में पता चलता था कि जितनी सिक्के की कीमत नहीं उतनी उसकी स्टील की कीमत आ जाती थी। जैसे कि 1 रुपये का सिक्का तो उसकी 1.5 रुपये की उसकी स्टील बिक जाती थी। इसलिए गवर्नमेंट ने इस चीज़ को मतलब इस कालाबाजारी को बंद करने के लिए अब सिक्कों की साइज़ काफ़ी छोटा कर दिया। आपको पता है 1 रुपये का सिक्का काफ़ी छोटा हो गया है, 2 रुपये का सिक्का जो पहले 1 रुपये का सिक्का था उसकी साइज़ का बन गया है, और जो 10 रुपये का सिक्का उसमें 2 तरह की मुद्राएं मिक्स कर दी गई है, ताकि वो उसको पिघलाए तो भी 2 मुद्राओं का मिश्रण बन जाए, जिससे कि उसका कोई यूज़ ही नहीं हो पाए। इसलिए आज की डेट में फुल बॉडी मनी कुछ भी नहीं है, ना तो सिक्के फुल बॉडी मनी नहीं नॉट फुल बॉडी मनी है, ठीक है। अब आती है हॉट मनी पे। ऐसा पैसा जिसमें पलायन की प्रवृत्ति होती है या स्थिर एक जगह नहीं रुकता है, उसे ही हॉट मनी कहते हैं। चाहे शेयर बाजार में हॉट मनी होती है, जहाँ शेयर ऊपर नीचे चलते जाते हैं, विदेशी निवेशक अतः अर्थव्यवस्था में इसी मुद्रा का आना खतरनाक होता है। हॉट मनी किसे कहते हैं कि जैसे कि जो पैसा ना हमेशा पलायन करता रहता है, उसमें पलायन की प्रवृत्ति होती है। अब मैं आपको शेयर मार्केट में बताती हूँ। जैसे एक शेयर मार्केट है, हमारे इंडिया का शेयर मार्केट आप जैसे ग्लो रोड वगैरह पे जानते होंगे, तो जब वहाँ पे कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, फॉरेनर भी इन्वेस्ट करवा सकता है किसी इंडियन से। तो ऐसा क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जैसे कि जब उनको पता चलता है विदेशों का कि हमारा मार्केट, इंडियन मार्केट नीचे डाउन अभी मतलब नीचे ही चला गया है, तो वो जल्दी जितना होगा उतना पैसा लेके लाएंगे और उसमें डालेंगे, और जैसे ही शेयर मार्केट में पैसा
बढ़ने लग जाता है, वो एकदम बूम करने लग जाता है। वो जैसे ही बूम करा तो वो निकलवा के वो पैसा निकाल के वापस चले जाएंगे, इससे हमारा शेयर मार्केट फिर नीचे गिर जाएगा। तो ये सारी जो होती है ना वो हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी खतरनाक होती है, क्योंकि वो सारा पैसा निकाल के लेके चले जाते हैं, चाहे उसमें दूसरों का पैसा भी तो लगता है ना एकदम, क्योंकि वो बढ़ता चला जाता है। तो फिर लोगों को सभी लोगों को लगता है कि भाई बढ़ रहा है तो सभी इन्वेस्ट करेंगे उसके अंदर, सभी के अंदर ही प्रवृत्ति होती है। लेकिन वो जैसे ही एकदम बढ़ता है तो वो जो फॉरेनर होते हैं, विदेशी निवेशक होते हैं, उनको पता चलता है कि ये अब जो होता है ना चाइना का शेयर मार्केट नीचे गिरा तो यहाँ से निकाल के वहाँ लेके जाके वहाँ के इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारे शेयर मार्केट नीचे गिर सकता है और हमारी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा इससे इफेक्ट होती है। इसलिए हमारा थर्ड मनी सेकंड हमारी अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, आप समझते हैं। ठीक है, हेलीकॉप्टर मनी या हेलीकॉप्टर जॉब। अब यहाँ के बाद अपन कल समझेंगे, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, आपके लिए काफ़ी लंबी हो जाएगा और आप पूरी क्लास करोगे नहीं, मुझे अच्छे से पता है। आप लास्ट तक तो देखते ही हो, प्लीज़ देखिए, आपको काफ़ी हेल्प रहेगा। आपके लिए क्लास कर रही हूँ मैं, आपके लिए आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं इसके अंदर। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू। और कल से हाँ, थैंक यू सो मच। और कल से 1 बजे मैथ्स की क्लास होगी, क्योंकि SSC CGL और SSC HSL के एग्ज़ाम पास आ रही है और मैंने भी फॉर्म डाला है। तो मतलब मुझे लगता है कि मैथ्स और रीजनिंग हमें शुरू करनी चाहिए, और ये UPSC की CSET में भी काफ़ी काम आती है। और प्लस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जैसे कि मैंने बैंकिंग भी दे रखी है, तो बैंकिंग में भी काफ़ी अच्छे से, क्योंकि मैंने जब प्रिपरेशन करी थी ना बैंकिंग के एग्ज़ाम की, सच में मुझे सब कुछ आता था उसमें। मतलब मैंने जितनी पढ़ाई करी थी ना मैथ्स रीजनिंग वगैरह मैं अच्छे से कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड रहा और मेरे मैथ्स में भी अच्छे खासे मार्क्स रहे। 12th में मैं टॉपर रही हूँ मैथ्स में, तो मैथ्स मेरी अच्छी है, रीजनिंग भी मेरी काफ़ी अच्छी है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको इस चीज़ का फ़ायदा दूँ, मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ। तो मैं आपको कल मैथ्स और रीजनिंग की क्लास भी लेके आऊँगी। कल से आपके लिए दोपहर 1 बजे क्लास होगी, तो आप उसको भी प्रॉपर पूरी तरह से करिएगा और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी सच में। SSC CGL CHSL UPSC CSET के लिए, यहाँ तक कि उसके लिए भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि अभी जब CSET का पेपर आया था ना उसमें मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और काफ़ी अच्छा हुआ था। और ऐसा भी नहीं था कि सबके लिए लेंदी था, लेकिन मेरे लिए अच्छा था। हाँ, मतलब कुछ हुआ था कि हाँ जहाँ पे लगा था कि वो भी क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ दे दिया था उन्होंने, जो शायद क्वेश्चन मैंने किए नहीं थे। लेकिन SSC CGL SSC CHSL इन सब के लिए, और UPSC CSET और बैंकिंग या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए हमें आपको पता है मैथ्स और रीजनिंग तो करना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए इसी बेसिस के ऊपर और इसी चीज़ के कारण मैं कल मैथ्स की क्लास लेके आ रही हूँ, या फिर रीजनिंग में से कोई एक टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, तो कल दोपहर 1 बजे आप क्लास ज़रूर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कुछ भी हेल्प हो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा। आपको कोई भी सब्जेक्ट के बारे में और कोई भी सब्जेक्ट की क्लास चाहिए अदर, तो आप मुझे हेल्प करिए, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा नोट्स वगैरह के लिए, या फिर कमेंट कर दीजिएगा नोट्स के लिए, या फिर कुछ भी क्लासेस के लिए, तो मैं वो भी लेके आ जाऊँगी आपकी। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, बाय।